गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 1 रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं के बारे में थोड़ा सा कुछ सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। हमने अपनी छोटी क्लासेस के अंदर बहुत सारे टाइप के नंबर्स हमने पढ़े हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, फ्रैक्शंस, भिन्न जिन्हें आप कहते हैं हिंदी में, और पूर्णांक, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्या भी आप पहले पढ़कर आए हैं। अब जिन संख्याओं के बारे में हम आज बात करेंगे वो है रियल नंबर्स। सबसे पहले मैं आपको परिमेय संख्याओं के बारे में बताती हूँ। परिमेय संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में रैशनल नंबर्स बोलते हैं। रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे p/q के रूप में होते हैं, जहाँ पे p और q एक पूर्णांक है। p और q पूर्णांक होते हैं, मतलब कि वो इंटीजर्स होते हैं, और जहाँ पे q हमारा 0 के बराबर नहीं होता। यह है परिमेय संख्या की डेफिनेशन। लेकिन जो संख्याएं p/q के रूप में व्यक्त नहीं हो सकती, उन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? उन संख्याओं को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। मेनली हमारे पास में यही दो टाइप की संख्याएं होती हैं, क्योंकि इससे पहले जो आपने छोटी क्लासेस में जो भी संख्याएं आपने पढ़ी हैं, जो कि मैंने अभी बताया था, होल नंबर्स, पूर्णांक, भिन्न, ये सभी जो हैं वो हमारे परिमेय संख्याओं के अंदर ही आते हैं। तो मेनली हमारे पास में ये दो टाइप की ही संख्याएं हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अगर मैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ दूं, एक साथ एक ग्रुप में ले आऊं, तो वो संख्याएं जो हैं मिलके बनाती हैं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला के जो ग्रुप बनता है वो बनता है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का ग्रुप बनता है। अब इस चैप्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि हमें सिद्ध करना है कि √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। मतलब हमें सिद्ध करना है कि √2 एक इरैशनल नंबर है। अब हम इस प्रूफ को किस तरह से करेंगे? हम इस प्रूफ को करेंगे नेगेशन से। मतलब हम ये मान लेते हैं कि वो एक परिमेय संख्या है, और अगर हम ये सिद्ध कर दें कि वो परिमेय संख्या नहीं है, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली यह आ जाएगा कि वह एक अपरिमेय संख्या ही है। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको किस तरह से सिद्ध करेंगे। प्रूफ आपके पास कॉपी में लिखा हुआ है, वो मैं आपको पहले से ही दे चुकी हूँ। आप उस कॉपी को अपने सामने रखिए जब मैं इस प्रूफ को आपको समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कहा कि हमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेते हैं, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर वह एक परिमेय संख्या है तो मैं √2 को p/q के रूप में लिख सकती हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया था कि परिमेय संख्या जो है वो p/q के रूप में व्यक्त हो सकती है। तो √2 जो है वो p/q के रूप में आ सकता है। अब यहाँ देखिए, क्या जब मैं कोई भी एक इस तरह से परिमेय संख्या लिखती हूँ, सपोज़ मैंने लिखा 12/20, यह एक परिमेय संख्या है, तो 12 और बटे 20 इनके बीच में क्या आपको कोई कॉमन फैक्टर नज़र आ रहा है जिससे मैं इसको कैंसिल कर सकती हूँ? यस, 12 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 20 भी 2 के टेबल में आता है। तो क्या मैं इसको कैंसिल करके 6/10 लिख सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। अभी यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि 6 और 10 के बीच में भी कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर है। तो क्या मैं 6 और 10 को भी डिवाइड कर सकती हूँ 2 से? यस, मैंने इसको भी डिवाइड कर दिया। अब मुझे 3 और 5 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं नज़र आ रहा। इसका मतलब 12/20 जो मैंने लिखा था उसको मैं 3/5 के रूप में लिख सकती हूँ। अब 3 और 5 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो मैंने √2 को p/q माना था, उसमें p और q के बीच में कोई कॉमन गुणनखंड या मतलब कॉमन फैक्टर्स थे। अब उनको कैंसिल करने के बाद मेरे पास में ये एक नया परिमेय संख्या आई है। तो इसी तरीके से p/q के सारे सहभाज्य गुणनखंड को मैं कैंसिल करने के बाद क्या मैं उसको √2 = a/b मान सकती हूँ, कि जहाँ पर a और b का जो HCF है वो 1 है। HCF 1 का मतलब इनके बीच में कोई भी 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब
हम क्या करेंगे, हम इसको ज़रा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे √2b इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, a। अब मैं दोनों तरफ वर्ग करूँगी, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग अगर हम करते हैं तो √2 का वर्ग हो जाएगा 2 और b² इज इक्वल्स टू a²। अब यहाँ पर बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो b² के साथ में क्या गुणा में आ रहा है, 2। इसका मतलब ये जो संख्या है 2b², यह एक सम संख्या होगी। सम संख्या का मतलब वो 2 से विभाजित हो सकती है। 2b² किसके बराबर है, a² के। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ कि a² 2 से विभाजित होगा। बच्चों अब एक पर एक हमारे पास में प्रमेय इससे पहले है, जिसमें कि अगर कोई एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, अगर कोई प्राइम नंबर अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो वह उस संख्या को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब अगर 2 जो है वो a² से विभाजित होता है तो a भी 2 जो है वो a को भी विभाजित करेगा। इन संख्याओं को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, 2 a² को विभाजित करता है तो 2 a को भी विभाजित करेगा। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 divides a², so 2 divides a also। अब क्योंकि 2 जो है वो a को विभाजित करता है तो हम क्या a को 2c, क्योंकि 2 जो है वो a जो है वो 2 का गुणज हो गया तो हम a को 2c मान सकते हैं। अब ये जो हमारे पास में इक्वेशन बनी थी, अगर मैं इसको 1 मान लूँ और यहाँ पर मैं a की जगह 2c पुट कर दूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको, देखो 2b² इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर हमारे पास था a² और a को हमने क्या माना है, 2c। सो a के जगह पे मैं 2c लिख रही हूँ, तो ये इस तरह से 2c का वर्ग इस तरह से लिखा जाएगा। अब जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2b² इज इक्वल्स टू 4c²। अब यहाँ पर ये जो 2 है, क्या मैं इसको दूसरी तरफ भाग में ले जा सकती हूँ, बिल्कुल ले जा सकती हूँ मैं, और इसको मैं कैंसिल कर सकती हूँ। तो हमारे पास आ गया b² इज इक्वल्स टू 2c²। अब बिल्कुल उसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए, b² जो है वो दो गुणा में आ रहा है। इसका मतलब b² भी एक सम संख्या है। इसका मतलब b² जो है वो 2 से विभाजित हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि 2 b² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो उसी प्रमेय से जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई कि कोई अगर एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो वो उस संख्या को भी विभाजित करेगा। मतलब 2 जो है वो b को भी विभाजित करेगा। अब हम ज़रा एक बार गौर देते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास आ गया है कि 2 a को भी विभाजित कर रहा है और 2 जो है वो b को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब 2 a और b का कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन हमने क्या माना था, हमने तो ये माना था कि इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी नहीं होगा। लेकिन हमारे पास में यहाँ से आया कि जो है a और b का कॉमन फैक्टर क्या है, 2। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया।
ये हमारे पास में एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। जो बात हमने शुरू में मानी थी वही बात हमारी गलत साबित हो गई। इसका मतलब जो हमने ये शुरू में माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है वो गलत है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों ये प्रूफ जो मैंने अभी आपको समझाया ये था √2 के लिए। इसी तरीके से बिल्कुल सेम इसी गाइडलाइन के ऊपर जो प्रूफ आपके पास में है वहाँ से देख के आप √2 को देख के √3 और √5 के लिए इसको सिद्ध करना सीखें और आप उसको अपनी कॉपी में ज़रूर लिखेंगे। √2 को देख के √3 और √5 के लिए आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। यही आपका होमवर्क है। थैंक यू।